सपाड़ी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जी लास्ट ऑर्डर की पेमेंट अभी तक की। हेलो नेटवर्क क्षेत्र से बाहर है। ऐसे ही चलता रहा तो मैं बिजनेस से बाहर हो जाऊंगी। इतनी परेशान क्यों लग रही है? एक बड़ा ऑर्डर आया है और पिछले डिलीवरी का पैसा कुछ महीनों से अटका पड़ा है। तो जमाने के साथ चलना सीखना। ट्रेड्स में रजिस्टर कर। ट्रेड्स? ये क्या है? ट्रेड्स लघु उद्योगों को पेमेंट की परेशानी से बचाने के लिए बनाया गया है। माल सप्लाई करने के बाद खरीदार द्वारा स्वीकृत इनवॉइस को ट्रेड्स की वेबसाइट पर अपलोड कर दो। बैंक इनवॉइस का पेमेंट आपको तुरंत दे सकता है, पर बेचने वाला और खरीदने वाला सरकारी हो या प्राइवेट, दोनों ट्रेड्स पर रजिस्टर्ड होने चाहिए। सॉरी, कॉल कट गया था। एक बात बताइए, आप ट्रेड्स पे रजिस्टर्ड हो? हाँ, आप भी रजिस्टर कर लो। जी, और इनवॉइस भी करती हूँ अपलोड। और अब से पेमेंट की नहीं लूंगी लोड। आरबीआई कहता है बनो जानकार, बढ़ाओ व्यापार। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ने कहा, प्रदेश में 24 घंटे में मिले हैं 412 कोरोना संक्रमित नए मरीज। एक्टिव मरीजों की संख्या 4320 और स्वस्थ हुए मरीजों की संख्या 6344। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ जनपद के वरिष्ठ अधिकारियों और नेताओं के साथ की चर्चा। मंडलीय चिकित्सालय में पहुंचकर ट्रूनेट मशीन का किया शुभारंभ। लखनऊ समेत प्रदेश के कई शहरों में धार्मिक स्थल और व्यावसायिक मॉल खुले। प्रशासन ने गाइडलाइन का पालन किया अनिवार्य। लॉकडाउन में गंगा हुई निर्मल। गंगा के निर्मल पानी में दिखने लगी डॉल्फिन। साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा, अविरल गंगा निर्मल गंगा का संकल्प हो रहा है पूरा। नमस्कार, मैं हूं हिमांशु सोनकर और अब समाचार विस्तार से। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना संक्रमित मरीजों के 412 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के एक्टिव मामलों की कुल संख्या 4320 है। कोरोना वायरस के संक्रमण से अब तक 6344 मरीज ठीक हो चुके हैं। कोरोना संक्रमण से अब तक 283 लोगों की मौत भी हो चुकी है। उन्होंने बताया कि कोविड टेस्ट के लिए कल 13,236 सैंपल्स लिए गए, जो एक दिन में सबसे ज्यादा है। एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की संख्या 4,320, 4,320। जो संक्रमित मरीज पूर्णतः उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, उनकी संख्या है 6,344, 6344। अब तक इस संक्रमण से 283 लोगों की मृत्यु हुई है और कल प्रदेश में 13,236 सैंपल्स की जांच की गई। ये अभी तक का हाईएस्ट लेवल था। तो 13,000 हम लोगों ने संख्या अभी तक पार नहीं किया था। कल 13,236 सैंपल्स की जांच की गई। हमारी कोशिश है कि बहुत जल्दी हम इसको 15,000 के लेवल पर ले आए। 1,113 5-5 सैंपल के पूल लगाए गए, जिसमें 113 में पॉजिटिविटी पाई गई और 183 10-10 सैंपल के पूल लगाए गए, जिनमें 21 में पॉजिटिविटी पाई गई। आरोग्य सेतु ऐप के अंतर्गत जिनको अलर्ट्स जारी हुआ है, उनमें से अभी तक हम 67,288 लोगों को कॉल कर चुके हैं और उनका हालचाल पूछ चुके हैं। उन्हें हमने सावधान किया है, उन्हें हमने बताया है कि आप किसी न किसी संक्रमित व्यक्ति के नज़दीक आए हैं, अपना ध्यान रखें। और इनमें से 151 लोगों ने ये अवगत कराया है कि वो संक्रमित हैं, किसी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है।
76 लोगों ने बताया कि उन्हें संक्रमण हुआ था, पर अब वो बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। और 3245 लोगों ने बताया कि इस समय वो क्वारंटाइन में हैं। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने प्रेस वार्ता में बताया कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कई निर्णय किए गए हैं। आज से व्यावसायिक प्रतिष्ठान और धार्मिक स्थलों को लेकर सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन और सरकार की गाइडलाइन का हर हाल में पालन कराया जाए। व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में भीड़ को नियंत्रित किया जाए, सैनिटाइजर और मास्क का प्रयोग जरूर किया जाए, लिफ्ट में कम संख्या रखी जाए। इसी के साथ ही उन्होंने नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर भीड़ को नियंत्रित कर आवागमन सुगम करने के निर्देश दिए। जिला अस्पतालों में ट्रू नेट मशीन को लगाने तथा क्रियाशील करने में भी निर्देश मुख्य सचिव ने दिए हैं। टीम 11 की बैठक आज मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई। मुख्य सचिव महोदय द्वारा कोविड-19 में बिना लक्षण वाले मरीजों के बचाव हेतु मास्क के प्रयोग और सोशल डिस्टेंसिंग के प्रयोग करने पर विशेष बल दिया। मॉल्स, रेस्टोरेंट्स, मंडियों इत्यादि के जो मालिक या जो प्रबंधक हैं उनके बैठक करके जिला प्रशासन, पुलिस और सभी वरिष्ठ अधिकारियों को ये निर्देशित किया कि वहाँ भी मास्क और बाकी सभी जो प्रोटोकॉल है, जो सैनिटाइजर यूज़ होना है, सोशल डिस्टेंसिंग करना है, लिफ्ट्स में जो है कम संख्या में लोग जाने हैं, बैठने में जो है गैप रखना है, इस तरह की चीज़ों पर भी विशेष रूप से बल दिया। उन्होंने ये भी आदेश दिया कि नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर जो भीड़ लग रही है इसको व्यवस्थित कराया जाए और आज और कल में जो भी व्यवस्था है उसको जल्दी से तय किया जाए और वाहन पास की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने ये भी निश्चित किया कि सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में जो ट्रू नेट मशीन्स हैं जो ये चेक करती हैं कि क्या किसी व्यक्ति को कोविड है या नहीं, अगर नहीं है तो ये कंफर्म करती है, तो इन मशीनों को तुरंत प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा को कहा कि इन मशीनों को तुरंत इम्प्लीमेंट करते हुए, तुरंत लगाते हुए, तुरंत इनको क्रियाशील करते हुए टेस्टिंग की कार्रवाई की जाए। शहरी क्षेत्रों में सर्वेलेंस की टीम की क्षमता और बढ़ाने का निर्देश उन्होंने दिया। टेस्टिंग के रिजल्ट को जल्दी ही जो है सैंपल्स को लेकर कार्रवाई करने का भी निर्देश उन्होंने दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज आजमगढ़ के पुलिस लाइन सभागार में भाजपा पदाधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने जनपद के वरिष्ठ प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों के साथ और अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर कानून एवं विकास व्यवस्था की समीक्षा की। समीक्षा के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंडलीय चिकित्सालय पहुंचकर के कोविड-19 के साथ स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने आम जनमानस को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंडलीय चिकित्सालय में कोरोना संक्रमण के लिए तत्कालिक जांच मशीन ट्रू नेट का उद्घाटन भी किया। गोरखनाथ मंदिर में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुबह पूजन अर्चना की और उसके बाद मंदिर को आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परिसर के मंदिर के साथ सभी दूसरे मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना की और मंदिर का निरीक्षण किया। मंदिर में आने वाले सभी श्रद्धालुओं की पहले मुख्य द्वार पर थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है और उसके बाद उनके हाथों को सैनिटाइज करने के बाद ही उन्हें मंदिर में प्रवेश दिया जा रहा है। मुख्य मंदिर में भी पिछले दिनों की तरह लोगों की भीड़ नजर नहीं आ रही है, क्योंकि एक बार में सिर्फ 5 ही लोगों को मंदिर में प्रवेश दिया जा रहा है। मंदिर में पुजारी भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और भस्म का टीका श्रद्धालुओं को स्वयं लगाना पड़ रहा है। आज प्रदेश में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च सभी पूजा के लिए खोल दिए गए। कोरोना संक्रमण के कारण अभी तक ये धार्मिक स्थल बंद थे। सभी धार्मिक स्थल और मॉल में जाने के लिए सरकार ने गाइडलाइन जारी की है। जिला प्रशासन सभी धर्मगुरुओं और व्यावसायिक प्रतिष्ठान के मालिकों, प्रबंधकों से बात करके गाइडलाइन का पालन कराना अनिवार्य घोषित कर दिया है। कोरोना महामारी का संकट अभी समाप्त नहीं हुआ है। ऐसे में इस बीमारी से बचाव के सारे वे तरीके अपनाए जा रहे हैं जिससे लोगों को सुरक्षित रखा जा सके। सैनिटाइजेशन, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का सभी को पालन करना होगा। आइए देखते हैं लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों में इसको लेकर क्या तैयारियां की गई हैं। राजधानी लखनऊ के गोमती नगर इलाके का यह एसआरएस मॉल है, जो कभी यहाँ पर लोगों की भीड़ हुआ करती थी, लेकिन अब जब कोविड-19 के प्रकोप के बाद महीनों बाद यह मॉल खुला है। अनेक बंदिशें हैं और उन बंदिशों के साथ जो है धीरे धीरे मॉल में लोगों का आना जाना भी शुरू हो रहा है।
और उसके साथ ही मॉल में तमाम सारे प्रिकॉशंस भी लिए जा रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि ये मॉल के ठीक गेट पर सबसे पहले यहाँ पर एक सैनिटाइज़र रखा गया है और इस सैनिटाइज़र से पहले आप अपने हाथ को जो है ठीक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर जो गार्ड या वॉचमैन हैं वो यहाँ पर थर्मल टेम्परेचर लेते हैं और उसके बाद ही जो है किसी को यहाँ पर अंदर जाने की परमिशन है। हम दिखाते हैं आपको कि किस तरीके से जो है इस पूरे मॉल को सैनिटाइज़ किया जा रहा है और ये पूरी मॉल को जो है सैनिटाइज करने के लिए जो है छिड़काव किया जा रहा है। अतिरिक्त व्यवस्थाएं की गई हैं, लोगों को किस तरह से व्यवहार करना है इसके लिए मॉल में जागरूकता के साथ ही वो सारे उपाय किए गए हैं। हमारे साथ मॉल के संचालकों में से एक उपस्थित हैं। हमारे साथ क्या कुछ किया गया है आपके संचालन के लिए? मॉल के संचालन के लिए जो भी डीएम के गाइडलाइन है और जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्थ मिनिस्ट्री से गाइडलाइन है हम वो सब फॉलो कर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा गेट पे हमने नो मार्क्स नो एंट्री का बोर्ड लगाया हुआ है। मॉल में जितने लोग रहेंगे एट अ टाइम उसका डिस्प्ले लगाया हुआ है। इसके अलावा मॉल में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए मार्किंग आपने देखा है हर जगह किया गया है। सैनिटाइजेशन जो है हर 2 आवर्स में हमारा हाउसकीपिंग कर रहे हैं, हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट्स। मॉल को डिसइंफेक्ट करने के लिए सुबह, दोपहर और रात 3 टाइम हम लोग डिसइंफेक्ट कर रहे हैं। आपका नॉर्मल जो मॉप होते हैं और सारे जो गवर्नमेंट के रेगुलेशंस हैं उसके हिसाब से। और इसके अगेंस्ट हम लोगों ने शॉप में भी गाइडलाइन जारी किया है कि शॉप के एरिया के हिसाब से 2 या 3 से ज़्यादा कस्टमर एट अ टाइम ना है। ये सारे बेसिक्स हैं जो हम लोगों ने किया हुआ है। मॉल में इधर उधर फालतू घूमना बना है एज़ पर द गवर्नमेंट गाइडलाइंस। और मॉल में बिना किसी कार के आप घूम नहीं सकते हैं, बैठ नहीं सकते हैं, खा नहीं सकते हैं। प्रॉपर अनाउंसमेंट चल रहा है। पार्किंग में हम लोगों ने आपका फुटमैट की व्यवस्था किया हुआ है। राजधानी लखनऊ का यह मनकामेश्वर मंदिर है, प्राचीन मनकामेश्वर मंदिर है। आज कई महीनों के बाद यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए भगवान भोलेनाथ के दर्शन खोले गए हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे वो लंबी कतार लगी हुई है जहाँ पर लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दूर दूर खड़े होकर के जल और दूध के साथ भगवान का अभिषेक करना चाहते हैं। और वो यहाँ पर मंदिर प्रशासन ने भी जो व्यवस्था की है उसमें थर्मल स्क्रीनिंग से लेकर के साथ में सैनिटाइज किया जा रहा है लोगों को। और इसके साथ ही जो है जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं उनके तापमान और उनका नाम, उनका फ़ोन नंबर यह भी दर्ज किया जाता है। बंदिशों के साथ मंदिर के कपाट खुले तो बाज़ारों में भी रौनक लौटाने की एक कोशिश हो रही है। मॉल भी खोले गए हैं, साथ में दुकानदार और वहाँ पर आने वाले ग्राहक दोनों की ये कोशिश है कि जो सामाजिक दूरी का नियम है, जो सावधानियाँ हैं उनको पूरी तरह से बरतते हुए और फिर से अर्थव्यवस्था और रोजाना की ज़िंदगी को एक बार फिर से पटरी पर लाने की कोशिश की जा रही है। रामजी वाजपेयी के साथ आशुतोष शुक्ला, डीडी न्यूज़, लखनऊ। ललितपुर के जैन क्षेत्रपाल मंदिर में भक्तों ने शासन के निर्देशानुसार प्रवेश किया। जैन पंचायत समिति द्वारा हर दिन हजारों की संख्या में आने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए जियो और जीनो 2 के साथ कोरोना सतर्कता के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। अभी धार्मिक क्रियाओं को बंद किया गया है। समाज के सहयोग से शासन के निर्देश के साथ मंदिर दर्शन की अनुमति दी गई है। मंदिर में प्रवेश से पहले श्रद्धालुओं के लिए हैंड सैनिटाइजेशन की विशेष व्यवस्था की गई है। वहीं शासन की गाइडलाइन को मंदिरों के बाहर बैनर पर लिखवा दिया गया है। पुलिस प्रशासन द्वारा सभी प्रमुख जैन क्षेत्रपाल जी मंदिर, आटा मंदिर सहित तुवन मंदिर, ललितेश्वरी, ईश्वर देवी मंदिर आदि धार्मिक स्थलों पर पैनी नजर रखी जा रही है। यहाँ पर जो व्यवस्था की गई है शासन के अनुसार, उनके निर्देशों के अनुसार सारी व्यवस्था की गई है। चारों तरफ गोले लगा दिए गए हैं और पूजन पाठ यहाँ पर बंद है, खाली दर्शन के लिए मंदिर खोले गए हैं। हम समाज को पूरा सहयोग हमें प्रदान हो रहा है। हम समाज को धन्यवाद देते हैं और शासन की हर गाइडलाइंस को हम मान रहे हैं। जो शासन प्रशासन ने जो नियम बनाए हैं मंदिर के लिए, पूजा के लिए, अभिषेक शांति धारा के लिए, उनका पालन करें और जो 2 गज की दूरी है उसको बनाए रखें, मास्क जरूरी पहने, अपनी शुद्धता बनाए रखें, हाथों को वॉश करती रहें। भगवान राम की साधना स्थली के रूप में विख्यात धर्मनगरी चित्रकूट में भी आज भक्तों को भगवान के दर्शन होने शुरू हो गए। भगवान भोलेनाथ के मतेनेन्द्र महादेव मंदिर में इस अवसर पर फूलों का भव्य श्रृंगार किया गया। मंदिर आने वाले सभी श्रद्धालुओं की थर्मल स्कैनिंग और सैनिटाइजेशन करने के बाद ही उन्हें मुख्य मंदिर में प्रवेश करने दिया जा रहा है। भक्तों को दूर से ही भगवान भोलेनाथ के दर्शन की अनुमति है। न तो कोई शिवलिंग पर जल चढ़ा सकता है और न ही बेलपत्र। सरकार की गाइडलाइन के अनुसार मंदिर में एक समय में 5 से ज्यादा लोगों का प्रवेश वर्जित रखा गया है।
आज से मंदिरों के कपाट तो खोल दिए गए हैं, लेकिन अभी भी मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या काफी कम है। लोग कोरोना के संक्रमण के बढ़ते प्रभाव के चलते अभी घर में जो शासन का निर्देश है उसके तहत सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। श्रद्धालुओं के लिए सैनिटाइजर करना, मास्क लगा के पहुँचना, एक एक करके दर्शन करके पहुँचना, जो भी शासन के निर्देश हैं जो उससे हमसे अनुपालन हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा संभव हो सकता है, उसको हम करवा रहे हैं। स्कैनिंग की गई है, बाहर भी यहाँ पे यूज़ किया गया है, यहाँ पे हैंड वॉश करने के सैनिटाइजर्स, अंदर भी सैनिटाइजर यूज़ किए जा रहे हैं। यहाँ पे उसका कोई कोरोना का कोई डर नहीं है। वैसे एक एक लोग मास्क या फिर तौलिया रुमाल कुछ लेके ही अंदर आ सकते हैं। हम 3 महीने बाद आए हैं, जब से कोरोना चालू हुआ है तब से हम आज ही आए हैं और अच्छा लग रहा है। भीड़ भी ज़्यादा नहीं है, सबको सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए परिक्रमा लगा रहे हैं। रामपुर में अनलॉक 1 के तहत तमाम शर्तों के बीच धार्मिक स्थलों के दरवाजे आज खोल दिए गए। प्रशासन की ओर से गाइडलाइन जारी की गई है। धार्मिक स्थल सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक ही खोले जा सकेंगे। शहर के प्रमुख मंदिरों के साथ ही गली मोहल्लों में स्थित मंदिरों के कपाट भी खोल दिए गए हैं। इस दौरान साफ सफाई के बाद पूजा अर्चना की गई। हालांकि इस दौरान श्रद्धालुओं की संख्या काफी कम दिखी। गुरुद्वारों में भी शबद कीर्तन का आयोजन किया गया, साथ ही पूजा अर्चना की गई। मस्जिदों में भी साफ सफाई के बाद दरवाजे खोले गए। प्रशासन की ओर से धार्मिक स्थलों को खोलने के दौरान तमाम शर्तों को पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। इन शर्तों को पूरा करने के लिए धार्मिक स्थलों से जुड़ी प्रबंध कमेटियों ने तैयारियां कर ली हैं। ढाई महीने के बाद में लोगों ने आज आना शुरू किया है। भगवान से और सभी देवताओं से प्रार्थना करना है कि भाई प्रभु ये समस्त संसार में जो बीमारी चली है कोरोना की, उस बीमारी से दूर करने के लिए हे भगवान हमारी प्रार्थना सुनिए। और हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि समस्त हमारे देशवासी और हमारे समस्त देश के लोग खुश रहें और इस बीमारी से दूर रहें। बाराबंकी जिले में सभी धार्मिक स्थल, होटल और रेस्तरां भी खुल गए हैं। धार्मिक स्थलों पर संक्रमण से बचाव के लिए सरकार ने गाइडलाइन जारी की है, जिसका पालन करना जरूरी है। जनपद के प्रसिद्ध पौराणिक मंदिर लोधेश्वर महादेव और सिद्धेश्वर महादेव मंदिर और मस्जिदों में श्रद्धालुओं द्वारा पूजा अर्चना शुरू कर दी गई है। इस संबंध में मंदिर के पुजारी अनिल पुरी ने बताया कि शासन ने आज से मंदिर को खोलने के निर्देश दिए हैं। मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की जानकारी के लिए मंदिर के प्रवेश द्वार पर बोर्ड लगा दिया गया है, जिससे लोग मास्क लगाकर आएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए भगवान का आशीर्वाद लें। मंदिर परिसर में एक साथ 5 लोगों का ही प्रवेश कर सकते हैं। मंदिर में प्रतिमा को छूने पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। आज सुबह प्रातः कपाट खोले गए हैं, जिसमें से भक्तों को सरकार द्वारा जो नई गाइडलाइंस आई है उसके विषय में बता के जब नहीं दर्शन कराए जा रहे हैं और प्लस घंटा वगैरह ना बजाने और मूर्ति वगैरह स्पर्श न करने का संदेश दिया जा रहा है। जी हम तो 2 महीने बाद आज भगवान के दर्शन हुए हैं, आज मंदिर खुला, लेकिन हम 2 महीने बाद यही मांगने आए हैं भोलेनाथ से कि जो है ये कोरोना काल की वजह से जो देश का या हमारे गांव वासियों का, समाज का जो नुकसान हुआ है, या जो उनको आप भगवान जो है सब कोरोना चला जाए यहाँ से और जो है सब जनता खुशहाल हो जाए, सबकी जनजीवन फिर से पटरी पर लौट आए। अनलॉक 1.0 है वो आरंभ हो जाएगा। लोगों को जागरूक करना है कि उन्हें हर हालत में मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकलना है। अगर वो मास्क नहीं लगाते हैं तो उसके लिए जुर्माने की व्यवस्था कर दी गई है। अगर पब्लिक प्लेस पर कोई थूकता है उसका जुर्माना होगा। ट्रैफिक के जो जुर्माने हैं उन्हें और सख्ती से लागू किया जाएगा। प्रदेश सरकार के चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री जयप्रताप जैकी ने आज देवरिया जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने कोरोना के संदर्भ में सीएमएस से बात कर जानकारी ली। उन्होंने आइसोलेशन वार्ड का भी निरीक्षण किया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण को लेकर हमारी सरकार गंभीर है। अपने यहाँ कोरोना का पहला मरीज 8 मार्च को ट्रेस हुआ था। तब से केजीएमसी में 200 से 400 सैंपल टेस्ट की व्यवस्था थी, जो अब 12,000 से ऊपर सैंपलिंग हो रही है। विदेश से एक और जांच मशीन 15 जून तक आ जाने की संभावना है। इसके लग जाने से 15,000 टेस्ट रोजाना की क्षमता बढ़ जाएगी। भारी संख्या में 30 लाख जो हमारे यहाँ प्रवासी मजदूर भी आए हैं, फिर भी अभी उतनी संख्या हमारी कोरोना का नहीं निकला है जितना हम लोग को अब था कि इतना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अभी हमने गाँव में जाके सामान्य तौर पर जिन जनपदों में ज़्यादा संख्या में लोग आए बाहर से,
कुछ गांव को सिलेक्ट करके हमने 25-25 करके रैंडम सैंपलिंग लेना शुरू कर दिया। आज की रिपोर्ट में है कि 58 जनपदों में हमने जो सैंपलिंग लिया उसमें एक भी पॉजिटिव नहीं निकला गांव से, सीधा गांव से, ये जानने के लिए कि कहीं ऐसा तो ना हो कि गांव के अंदर ट्रांसमिशन शुरू हो गया। ऐसे जितने जनपद का सूचना हमको अभी आया है उसमें कोई भी पॉजिटिव नहीं निकला, तो एक अच्छा संकेत जाता है। बाकी हम लोग कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और जहाँ से भी लोग आ रहे हैं, हमारा गौतम बुद्ध नगर में तो ज़्यादा वहाँ से दिल्ली के लोग ज़्यादा आ रहे हैं, उसी की वजह से हमारा इन्फेक्शन वहाँ बढ़ जा रहा है। प्रदेश सरकार के गाइडलाइन के अनुसार अब प्रदेश में शॉपिंग मॉल और अधिकतर मार्केट आज से खोलने की इजाजत मिल गई है, तो वहीं दूसरी तरफ पटरी दुकानदारों को भी आस बढ़ गई है कि जल्द ही प्रशासन उनको भी दुकानें लगाने की इजाजत देगा। लखनऊ के विभिन्न इलाकों में हजारों की संख्या में पटरी दुकानदार अपनी दुकानें लगाकर जीवन यापन करते हैं, लेकिन जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक वे किसी तरह अपना जीवन यापन करते आ रहे हैं, लेकिन अब उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। जब इन विक्रेताओं से बात की गई तो उनका कहना है कि प्रशासन ने अभी तक सभी दुकानें खोलने की इजाज़त नहीं दी है, मालूम नहीं अभी कब तक इंतजार करना पड़ेगा। अब तो हम सभी भूखमरी की कगार पर आ गए हैं। हमारी प्रशासन से मांग है कि हम सभी को भी दुकान खोलने की इजाज़त दी जाए। परेशानी तो बहुत है, बहुत दिक्कतें हो रही हैं, दुकान खुल नहीं रही है 21 मार्च से जो है, और हम लोग क्या करें, बड़े दुकानदार तो दुकानें खोल लिए हैं, छोटे दुकानदार परेशान हैं, कर्जा भी नहीं मिल रहा है, कहाँ से खाएं, कहाँ से अपने बच्चों को पालें। बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, सब तो बड़े बड़े दुकानदारों खोल दिया, हम लोग गरीब फुटपाथ वाले जो रोज कमाते खाते हम लोग को नहीं खोला। हम लोग इतने कर्ज में डूब चुके हैं, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है कि अब क्या करा जाए, कर्ज भी मिलना बंद हो गया है। क्या कुछ कह रहा है प्रशासन आप लोगों को? प्रशासन बोलता है फुटपाथ अमीनाबाद का नहीं खुलेगा। क्या वजह बताता है? बचे कुछ नहीं बताया है, हमारे जो नेता लोग हैं वो लोग बताते हैं कि अभी नहीं खुलेगा, आप लोग वेट करें और थोड़ा समय का इंतजार करें। तो कितना समय इंतजार करें, बच्चों को कैसे पाले, किस प्रकार से पाला जाए। लॉकडाउन प्रकृति के लिए एक सकारात्मक बदलाव के रूप में साबित हुआ है। इंसानी लापरवाही ने मोक्ष वाहिनी गंगा को प्रदूषित कर दिया, जिसके गंगा का जल न पीने लायक रहा और न ही नहाने लायक। गंगा में रहने वाले जलीय जीव भी अस्तित्व के संकट से जूझने लगे थे, लेकिन कोरोना संक्रमण के बचाव में जारी लॉकडाउन से महज कुछ दिनों में गंगा में बड़ा परिवर्तन ला दिया है। प्रदूषण घटने से गंगा का पानी स्वच्छ और निर्मल हो गया है। दूषित हो रही नदियों और इंसानी गतिविधियों के चलते मुंह फेर लेने वाले जीव जंतु एक बार फिर से गोते मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। यही कारण है कि कभी कभार दिखने वाली डॉल्फिन अब अटखेलियां करती नजर आ रही हैं और डॉल्फिन गंगा में फल फूल रही हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा है कि सरकार के अविरल गंगा निर्मल गंगा का संकल्प पूरा होता नजर आ रहा है। अविरल गंगा निर्मल गंगा का संकल्प लिया था। आज माँ गंगा अपने वास्तविक स्वरूप में आपको दिखाई पड़ रही है। मैं कल का लखनऊ से कानपुर आ रही थी, मैंने देखा वही कानपुर है जहाँ गंगा जी पुल के ऊपर भी नाक बंद करके जाना पड़ता था, और वहाँ गंगा जी दोनों किनारों को छू के चल रही हैं। तो नियत और नीति जब साफ होती है तो गंगा जी तो साफ होंगी। हमें अपने इकोसिस्टम में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला, खासकर नदियों के किनारे। हमारी जो महत्वपूर्ण गंगा नदी है, इसमें जो प्रदूषण हो रहा था वो काफ़ी हद तक रुक गया और काफ़ी हद तक उसमें सुधार भी हुआ। पानी सफा हो गया है, हनाए काबिल हो गया है, जीव जंतु सब रहने ठीक है। पहले भी आते थे, अब भी आ रहे हैं बराबर यहाँ नहाने, लेकिन जो पहले था गंदा पानी यार नहाने की हिम्मत नहीं पड़ती थी। अब जो है बिल्कुल साफ पानी हो गया है और अक्सर नहाने आते हैं, जरूरत पड़े तो इसको पिया भी जा सकता है। पर्यावरण, जल, जंगल और जमीन बचाने और कोरोना से बचने के लिए उन्नाव पुलिस ने बच्चों को जागरूक किया, साथ ही बच्चों को मास्क बांटे। उन्नाव पुलिस ने जिले के सभी थानों में एक सामाजिक संगठन द्वारा पर्यावरण जागरूकता अभियान के तहत पौधारोपण किया। इसके साथ ही बच्चों को इस मौके पर जल संरक्षण के साथ ही जंगल, जमीन और पेड़ पौधों को बचाने के लिए जागरूक किया। जिले के एसपी विक्रांत वीर ने बताया कि इस अवसर पर आयोजित वाद विवाद प्रतियोगिता में सभी बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना वायरस से बचने के लिए क्या क्या सावधानी बरती जानी चाहिए, इसका भी संदेश दिया गया। उन्होंने पुलिस लाइन में बच्चों को उपहार भी बांटे। इसके अवसर पर पुलिस लाइन में और हमारे सभी थानों में पौधारोपण का अभियान चलाया गया।
इसमें हमारे सभी पुलिसकर्मियों ने हिस्सा लिया है। साथ ही वामा सारथी के तत्वावधान में पुलिस लाइन में बच्चों की वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया तथा उन बच्चों के बीच में नेस्ले माइलो का फूड सप्लीमेंट और मास्क भी वितरित किया गया। बच्चों ने अपना पक्ष भी रखा। सभी से ये अपील की गई कि सभी लोग पर्यावरण की रक्षा करें, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, वातावरण को साफ स्वच्छ रखें, साथ ही पानी को बचाएं। पानी की किल्लत हो रही है तो उस पानी को बचाएं तथा कोरोना को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क लगाएं और बार बार हाथ धोएं तथा सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। सोनभद्र जिले में पहाड़ी और पठारी अंचलों में जल संरक्षण को बेहतर बनाने के उद्देश्य से बंधी, तालाब, चेक डैम जैसे कार्य शुरू किए गए हैं। मौजूदा समय में अपना अस्तित्व खो चुकी ऐतिहासिक बेलन नदी के पुनरुद्धार का कार्य भी शुरू किया गया है। कई वर्षों से उपेक्षित रहने के कारण 50 किलोमीटर लंबी इस नदी ने अपना स्वरूप ही खो दिया था, जिसके लिए क्षेत्रीय सांसद और विधायक के साथ जिला प्रशासन ने इसके पुनरुद्धार का कार्य शुरू कराया है। मुख्य विकास अधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने बताया है कि अपना अस्तित्व खो चुकी बेलन नदी जिले की एक ऐतिहासिक नदी है, जिसके पुनरुद्धार का कार्य शुरू कराया गया है, जिससे न सिर्फ रोजगार बल्कि पर्यावरण और जल संरक्षण के क्षेत्र में बड़ा काम होगा, जिससे आसपास के नहरों को पानी मिलेगा और किसानों को भी लाभ पहुंचेगा। उन्होंने ये भी कहा कि इसके अतिरिक्त जिले में जल संरक्षण के अन्य कई कार्य शुरू कराकर मनरेगा और प्रवासी श्रमिकों को रोजगार से जोड़ा जा रहा है। बेलन नदी के पुनरुद्धार का प्रोजेक्ट जो है मनरेगा के अंतर्गत शुरू किया गया है। नदी के पुनरुद्धार से जो है सिंचाई के साधन भी जो है उत्पन्न होंगे। कई सारी नहरें जो सूख चुकी हैं उनमें पानी का प्रवाह शुरू हो जाएगा। पुराने जो तालाब हैं उनका जीर्णोद्धार चल रहा है। इस प्रकार के अनेकों प्रोजेक्ट चला के हमारा ये लक्ष्य है कि हम लगभग 1 लाख मैनडेज प्रतिदिन जो है सोनभद्र में जनरेट करें, ताकि जो प्रवासी श्रमिक हैं और जो यहाँ के स्थानीय श्रमिक हैं जो उन लोगों को भी पर्याप्त रोजगार की सुविधाएं मिल सकें। जालौन जिले के इतिहासविद व दयानंद वैदिक महाविद्यालय की प्रबंध कार्यकारिणी समिति के उपाध्यक्ष डॉक्टर हरिमोहन पुरवार को उनके शंख, सीप और कौड़ियों के अनोखे संग्रह के लिए विश्व रिकॉर्ड 2020 में सम्मानित किया गया है। डॉक्टर पुरवार के संग्रह में 92 प्रकार के अलग अलग शंख हैं और 16 प्रकार की सीपियों सहित 21 प्रकार की कौड़ियां भी शामिल हैं। डॉक्टर पुरवार के संग्रह में 2 जीवाश्म भी हैं। इन शंखों में चमकीले रवे भरे हुए हैं। अमेरिका के राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय के स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन ने इन शंखों को 1 से 5 करोड़ वर्ष पुराना कौशला परिवार का शंख माना है। ये दोनों शंख दाहिनावर्ती हैं और डॉक्टर पुरवार के सीपों के संग्रह में लगभग ये कलेक्शन जो है वो अपने यहाँ वृद्ध आकार सीप, मोती सीप, धारदार सीप, बक्काकार सीप और पंखा सीप, धारीदार सीप, आयताकार सीप आदि शामिल हैं। संग्रहकर्ता डॉक्टर हरिमोहन पुरवार ने इस उपलब्धि को अपनी नाम मानकर पूरे जनपद की उपलब्धि बताया है। तो हमारे पास और शंख के कई प्रकार होते हैं, उन प्रकारों का यहाँ पर हमने प्रदर्शन किया है छोटा सा। और इन्हीं शंख के साथ साथ कौड़ियाँ होती हैं, कौड़ी और सीप भी होती है, जिसमें हम लोग आमतौर पर सुनते हैं कि ये मोती निकला है, सीप का मोती है, कहावत में भी आता है। तो वो सीप, शंख, कौड़ी, इन तीनों का संग्रह मैंने किया है। और इसके लिए मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन हाँ, हमें इस बात का बड़ा गर्व है कि हमारे उरई का नाम इस आगे आया है। और बरेली में एक उत्तर प्रदेश वर्ल्ड रिकॉर्ड संस्था है, उसके द्वारा हमारा ये जो सीप, शंख और कौड़ियों का संग्रह है, इसको सम्मानित किया गया। सुल्तानपुर में एक जनपद एक उत्पाद के तहत मूज क्राफ्ट का व्यवसाय गोमती नदी के तटीय इलाके के 340 गांव की ग्रामीण महिलाओं के लिए अपने ही गांव में आत्मनिर्भर बनने का माध्यम बन गया है। मूज क्राफ्ट व्यवसाय से जुड़े राहिलापारा गांव के राजेश सिंह ने बताया कि कोरोना संक्रमण काल के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए प्रशिक्षित महिलाओं और युवकों को बड़े स्तर पर व्यवसाय से जोड़ा गया है। मंजू क्राफ्ट के से उनके द्वारा फर्नीचर, बैग, पेन, स्टैंड, मेज, मोड़, चटाई और कुर्सी का निर्माण किया जा रहा है। उनका व्यवसाय कई ऑनलाइन कंपनियों से भी जोड़ दिया गया है, जहां से गुजरात और पंजाब, आंध्र प्रदेश से उन्हें ऑनलाइन ऑर्डर भी मिल रहे हैं। महिला कारीगर शांति ने बताया कि वैसे तो हमारे पूर्वज लंबे समय से इस काम को कर रहे हैं, लेकिन जब से इस व्यवसाय को मुख्यमंत्री ने ODOP योजना से लिया है, तब से काम तेजी से बढ़ गया है।
हमारे गांव में यहाँ जो कास्मोस का काम होता है, हम बहुत दिन से काम कर रहे हैं, लेकिन अब ज़्यादा चल रहा है। अब इसकी देश विदेश में बिक्री हो रही है। इससे हम काम करते हैं, इससे मेरा घर परिवार चलता है। हमारे गांव की बहनें भी हैं इसमें शामिल, वो भी काम करती हैं। जो ODOT की तरफ से मतलब हमारा ये प्रोडक्ट है, इसे मुख्यमंत्री जी ने अपने शामिल कर लिया है जी उसमें, और इसलिए हम मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। 2015 से ही कर रहे हैं। वैसे तो जनपद में पौराणिक रूप से बहुत समय से होता है, दादा नानी के समय से हम लोग देखते चले आ रहे हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म न होने की वजह से हम लोग इसको बाहर एक्सपोजर नहीं मिल पा रहा था। 2015 में हम लोगों ने 200 महिलाओं को WCD प्रोग्राम के तहत चयन किया गया, जिसमें हम लोगों ने गोपालपुर, नानी महू, काछा बिटौरा यहाँ पे इनको प्रशिक्षण दिया। उनके द्वारा उत्पाद बनवाना शुरू किया, उन उत्पादों की मार्केटिंग शुरू की। लेकिन जब से बीजेपी गवर्नमेंट बनी और माननीय योगी जी द्वारा इस एक जनपद एक उत्पाद में सुल्तानपुर जनपद का मूंज क्राफ्ट में चयन होने के उपरांत हम लोगों के जो है प्रयासों को पंख लग गए, और जो सामान हमारा जनपद स्तरीय तक जाने में भी दुर्लभ होता था, आज वो सामान हमारा हरियाणा, पंजाब, गुजरात, बॉम्बे मेलों के माध्यम से, ऑनलाइन व्यवस्था के माध्यम से, जैसे इंडिया मार्ट है, ट्रेड इंडिया है और अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, इस पे भी हम लोग रजिस्टर्ड हैं। आज की डेट में करीब इधर उधर छोटा पूर्ण रूप से और आंशिक रूप से मिला के 1000 लोगों के करीब हम लोग अपना जुड़े हुए हैं, और बाहर से जो भी ऑर्डर मिलता है उसको हम लोग जो है पूरा करते हैं। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। RBI कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा, जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहा है। तो RBI के बैंकिंग लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में 3rd अंपायर, वैसे ही RBI का बैंकिंग ओम्बड्समैन। RBI कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो RBI के बैंकिंग ओम्बड्समैन में कंप्लेंट करो। यह RBI का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। समझे? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। दूर रहकर भी हमको साथ निभाना है, दूर रहकर भी हमको साथ में आना है। इस कातिल कोरोना को मार भगाना है, इस कातिल कोरोना को मार भगाना है। हार नहीं मानेंगे हम, हमने खाना है। हार नहीं मानेंगे हम, हमने खाना है। हर हाल में हर कीमत पर सबको बचाना